प्रश्न संख्या 51 है हमारा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो बच्चे प्रकाश की जो किरणें होती है ना वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 52 की तरफ चलते हैं कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन है केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो याद रखें कि परावर्तन के जो नियम होते हैं ना वो समतल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये सभी पर लागू होते हैं। ठीक है। आपको पीछे हमने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में 25-25 प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न पूरे किए हैं और ये तीसरा पार्ट है जिसमें से हम 51 से प्रश्न स्टार्ट किए। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 53 की तरफ कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर आपने पढ़ा भी होगा कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। इसलिए मेरा जो आंसर होना चाहिए वो ए नंबर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 54 की तरफ चलते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अभी आपने बोला कि F बराबर जो होता है R/2, तो फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फिर बटा में 2, तो आप 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 है कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, सी पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। आपने पढ़ा होगा कि जब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर कोई भी वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है। और वस्तु के जितना साइज होता है उतना ही साइज प्रतिबिंब का होता है। प्रतिबिंब भले ही वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है। तो यहां पर मेरा पूछा गया है प्रश्न की प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इसका आंसर होना चाहिए कि सी पर बनेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 की तरफ है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसलिए जो हमारा आंसर होना चाहिए वो सी नंबर होना चाहिए। ठीक है। अगला है 57 नंबर प्रश्न कि वाहनों के पश्च दृश्य, पश्च दृश्य का मतलब होता है कि पीछे देखने के लिए। ठीक है। किस दर्पण के रूप, पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है। जो कि ड्राइवर के पास में ही साइड मिरर होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप जरूर याद रखें कि उत्तल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चे। चाहे अवतल दर्पण का उपयोग पूछे कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप जरूर याद रखें कि अवतल दर्पण। ठीक है। सौर भट्टियों में पूछे किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है। गाड़ियों के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। ये सारे प्रश्न याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की जो फोकस दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस समझौता है। तो देखो अवतल दर्पण की बात करते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण इसकी जो फोकस दूरी होती है बच्चे ऋणात्मक होती है। उसी तरह से हम बात करते हैं अवतल लेंस। ठीक है। तो अवतल लेंस की भी फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। यानी कि यहाँ पर जो -15 सेंटीमीटर है तो इस प्रश्न का सीधा आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, क्योंकि दोनों ही अवतल होंगे। ठीक है। क्योंकि अवतल लेंस की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 60 नंबर मेरा प्रश्न ये है कि
किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होती है? तो आपने पढ़ा होगा कि P बराबर होता है 1/f, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है, जहां फोकस दूरी होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। लेंस की क्षमता पूछे तो याद रखें डायऑप्टर होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 61 है कि लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखे तो आवर्धन बराबर होता है बच्चे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और लेंस की अगर आवर्धन की बात किया जाएगा तो m बराबर होता है v बटा u। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी नंबर। अगर दर्पण का आवर्धन पूछता तो ए नंबर हो जाता -v बटा u। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। अल्पतम दूरी का मतलब होता है बच्चे निकटतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी की बात किया जाए तो हमेशा याद रखें 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अधिकतम दूरी की बात करता है तो अनंत आपका आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 ये है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र में जो हमारे जो नेत्र में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बच्चे वो वास्तविक होता है। ठीक है, उल्टा होता है और छोटा बनता है। ठीक है, इसलिए सीधा मेरा आंसर होना चाहिए ए नंबर। याद रखिए हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, इसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप इसे याद रखें। अगला मेरा प्रश्न यह है 64 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में, ठीक है, दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। संयोजन में क्या होता है बच्चे कि दो छोटे छोटे यौगिक मिलकर एक हो जाते हैं। वियोजन में क्या होता है कि एक बड़ा सा यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे यौगिकों में पड़ जाता है। ठीक है, विस्थापन में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। तो द्विविस्थापन ही मेरा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं 65 नंबर की कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए ए नंबर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है जैसे ए और बी मिलकर सी बना दिए। ठीक है, तो ए और बी का अगर टोटल द्रव्यमान 10 ग्राम हो तो सी का भी द्रव्यमान 10 ग्राम होना चाहिए। मतलब ये है कि अभिक्रिया से पूर्व जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही अभिक्रिया के बाद रहेगा। ठीक है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत इसे संतुलित किया जाता है। उपचयन आपने सुना होगा, इसे हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग। ठीक है, तो ऑक्सीजन का संयोग का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन की वृद्धि, राइट आंसर है। हाइड्रोजन की वृद्धि, तो ये हाइड्रोजन की वृद्धि नहीं होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है तो गलत है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि, ये भी गलत है। मेरा राइट आंसर होना चाहिए बच्चे ए नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि पदार्थ X है और उसके विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। इस X का नाम क्या है? तो आप इसे याद रखें बच्चे कि इस X का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र याद रखें CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का यहां पर लिख देता हूं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ऐसा है ना कि धातु के जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है बच्चे वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा जो आंसर होना चाहिए बी नंबर। ये बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, अगर ये पूछता कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है तो आप जरूर बताना कि अम्लीय होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि पवनों का देश कहा जाता है। भारत, फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। आपने पढ़ा होगा कि डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, 70 नंबर सवाल ये है कि क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है? तो सारी दुनिया जानती है कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है और अम्ल की बात करता है तो हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे अब 51 नंबर की। 51 नंबर है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? तो ये याद रखें बच्चे कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, आपके ऑप्शन में नहीं था तो ये याद रखें हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
72 नंबर प्रश्न है, क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो ये याद रखें कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसका सूत्र होता है NaOH, इसे हम कास्टिक सोडा के नाम भी देते हैं। ठीक है, कहता है कि एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है। यहां पर ध्यान देना, स्वाद में कड़वा है तो सीधी सी बात है अम्ल नहीं होगा ना तो लवण होगा। अब क्षारक और कौन होगा? क्षारक। ठीक है, क्षार या क्षारक। अब कहता है कि जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए मेरा जो आंसर होना चाहिए बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न ये है 74 नंबर कि निम्नलिखित में पीएच मान वाले वर्षा, किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं? तो जब 5.6 से क्या होता है बच्चे, वो कम हो जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो आप चारों ऑप्शन में देख लो कि 5.6 से कम कौन है, तो सीधा आंसर निकलता है हमारा बी नंबर 5। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न ये है कि किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, तो गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, तो वो गैस कौन सी है? तो उस गैस का नाम है बच्चे हाइड्रोजन। ठीक है, ये याद रखना, कौन सी गैस का नाम है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।